हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CACPIS एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का डेट है 19th of April। अगर आपको इसी एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए @CACP_Assam, या फिर इस QR को स्कैन कीजिए। यू विल बी रिडायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पर आपको इस एनालिसिस के बाद यही PDF दे दिया जाएगा। इफ़ यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर APSC 2025 प्रीलिम्स, तो अगर आपको एक फास्ट ट्रैक कोर्स की ज़रूरत है, अगर आपको एक बूस्ट चाहिए अपने प्रिपरेशन में, तो हमारे पास आप लोगों के लिए APSC प्रीलिम्स पॉसिबल एक फास्ट ट्रैक कोर्स टू सिक्योर प्रीलिम्स है, विच यू विल स्कोर गेट इट इन 6499, where you will be getting recorded capsule classes, test series, smart books, MCQ discussions, prelims pointers, current affairs specific classes, magazines उसके साथ साथ, और जो हर कोई चीज़ आपको दिया जाएगा हमारी CACP ऐप में। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप नाउ। अगर आपको फाउंडेशन बैच की ज़रूरत है तो देयर इज़ अ पराक्रम बैच, जहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं। वी आर द सेट ऑफ फैकल्टीज़ हु आर टेकिंग द क्लासेस इन अ रेगुलर बेसिस। तो अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स जानना है अबाउट कोर्सेज, तो यू कैन कॉल इन दिस नंबर। सो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम टोटल 7 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले। तो हम क्या करेंगे, तो ज़्यादातर आज जो टॉपिक्स है वो साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी रिलेटेड है। तो आज साइंस एंड टेक के भी ज़्यादा टॉपिक्स है। सो GS3 इज़ नाउ डोमिनेटिंग इन टुडेज एनालिसिस। तो एक टॉपिक फ्रॉम GS2 और एक फ्रॉम GS1। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ डीकार्बनाइजिंग इंडियाज़ लॉजिस्टिक सेक्टर। ऑलराइट, तो ये न्यूज़ हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि एक आर्टिकल आया है स्टीयरिंग द डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियाज़ लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है, ये आता है आपका GS3 में, जहाँ पर इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक्स, तो द वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द लॉजिस्टिक सेक्टर। तो लॉजिस्टिक क्या है? लॉजिस्टिक सेक्टर हम जिसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, उसी को लॉजिस्टिक सेक्टर हम बोलते हैं। ऑलराइट, तो उसके साथ डीकार्बनाइजेशन मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है द डिफरेंट इनिशिएटिव्स, जैसे कि गति शक्ति, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्लान है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट एक प्लान होता है। PM वो ये तो हो गया PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ऑलराइट, मेंस के हिसाब से आप देखोगे चैलेंजेस इन द लॉजिस्टिक सेक्टर, पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर डीकार्बनाइजेशन एंड रोल इन इंडियाज नेट जीरो गोल ऑफ 2070। ऑलराइट, सो लॉजिस्टिक सेक्टर जैसे कि मैंने बोला है कि इट एनकम्पासेस मतलब इट कवर्स द ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन एक हो गया, सेकंड इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग का मतलब है स्टोरेज। डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना भी लॉजिस्टिक्स का ही पार्ट है। एंड द होल सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डीकार्बनाइजेशन का मतलब है इसी लॉजिस्टिक सेक्टर में जो कार्बन यूज़ होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, अगर यहाँ पर जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टेशन में जो इन्वॉल्व है, वेदर इट इज़ इन रेलवेज और रोडवेज, तो गाड़ी हो, ट्रेन्स हो, अगर ये यूज़ हो रहे शिप्स हो, तो वहाँ क्या पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है, कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना लॉजिस्टिक सेक्टर में, स्पेशली इन ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन को ही मीन कर रहा है, तो वहाँ पर अगर ऐसे कुछ वेज निकाला जाए कि कैसे हम कार्बन एमिशंस को एलिमिनेट कर सके, particularly carbon dioxide from various activities and industries. Alright, so decarbonization का मतलब है it refers to the process of reducing or eliminating carbon emission, particularly carbon dioxide from various activities and industries. तो अभी ये decarbonization इतना crucial क्यों है? देखिए, फर्स्ट जो इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है विच इज़ डोमिनेटेड बाय द ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सबसे ज़्यादा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव ग्लोबली। तो इतना ज़्यादा अगर फ्रेट जो है, अगर हम मालगाड़ी के बारे में बात करें, सिर्फ ट्रेन नहीं, आई एम ऑल्सो मीनिंग फ्रेट, मतलब कि जो गुड्स जो सेंड होता है, जो बड़े बड़े कार्गोज है, ट्रक है, ट्रेन है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस देखने को मिलता है। सो इंडिया अकाउंट्स फॉर 13.5% ऑफ नेशनल GHG एमिशंस। ऑलराइट, 13.5% जो टोटल नेशनल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, वहाँ का 13% सिर्फ लॉजिस्टिक सेक्टर से एमिट होता है। ऑलराइट,
रोड ट्रांसपोर्ट अलोन कंट्रीब्यूट 88% एमिशंस। तो इन इस 13.5% में मेजॉरिटी 88% एमिशन रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है, विथ ट्रक्स अकाउंटिंग फॉर 38%। सो यहाँ पर ये क्या है कि अगर पूरे इंडिया में जितना ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है तो वहाँ का 13.5% ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स सेक्टर ही एमिट करता है। फिर इस 13.5 में वहाँ का 88% सिर्फ रोडवेज से एमिट होता है, और इस 88% में फिर से 38% एमिट किया जाता है बाय द ट्रक्स ऑन द रोड। ऑलराइट, तो ये है डेटा। वेयरहाउसिंग ऑल्सो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स ड्यू टू हाई एनर्जी यूज, कि वेयरहाउसिंग मतलब स्टोरेज भी, ये भी कंट्रीब्यूट करता है इनडायरेक्टली इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, क्योंकि इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी इन ह्यूज अमाउंट। सो ये भी कंट्रीब्यूट करता है इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट अगर देखते हैं, वी विल सी द चैलेंजेस, कि अगर इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को डीकार्बनाइज किया जाए तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट अगर देखते हैं हम, रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट ये सबसे ज़्यादा ये चैलेंज क्यों है, क्योंकि पूरा का पूरा इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर इज बेस्ड ऑन रोड ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर 90% ऑफ देम आर पैसेंजर एंड 70% ऑफ देम आर फ्रेट, जहाँ पर डीजल डोमिनेट करता है ट्रक में और बहुत ज़्यादा अर्बन कंजेशन का भी कारण है। नेक्स्ट इज रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट में क्या देखा गया कि बहुत ही कम फ्रेट शेयर है, कि मालगाड़ी का शेयर बहुत ही रेलवेज में कम है। ज़्यादातर गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो अभी भी रोडवेज से हो रहा है। ओके, और ट्रेन को बहुत ही कम यूटिलाइज किया जा रहा है डिस्पाइट इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बावजूद भी रेल ट्रांसपोर्ट इज वेरी मच अंडर यूटिलाइज्ड फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्ट। तो ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। शिपिंग कोस्टल एंड इनलैंड, लो यूसेज, सबसे कम यूज होता है। नीड फॉर ग्रीन फ्यूल एडॉप्शन, कि शिपिंग में भी ग्रीन फ्यूल एडॉप्शन की ज़रूरत है और उसका बहुत ही लो यूसेज है। एयर ट्रांसपोर्ट, हाई कार्बन इंटेंसिटी एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स। ओके, फिर से एक बार ये शिपिंग को देखिए, ये जो लो यूसेज है वो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में ज़्यादा मीन कर रहा है। पर अगर आप देखते हो कि अगर एक्सटर्नल ट्रेड में देखने के लिए जाए हम, तब हाँ, तब मोटा मोटी एक अच्छा खासा शेयर ऑफ यूसेज है बाय द वाटरवेज। ऑलराइट, पर डोमेस्टिक ट्रेड में हमें बहुत ही कम यूसेज देखने को मिलता है फॉर शिपिंग। एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ तो एकदम नेग्लिजिबल बराबर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये हाई कार्बन इंटेंसिटी भी है। तो अगर एयर ट्रांसपोर्ट मान लीजिए कि यूज़ किया जाए बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा ही कार्बन इमिट करेगा और बहुत ही एक्सपेंसिव है ये। वेयर हाउसिंग, क्या कंपनी में क्या चैलेंज है, हाई कार्बन फुटप्रिंट ड्यू टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, की इंडिया में जो वेयर हाउसिंग है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब अगर ये गोडाउन है मान लीजिए, तो यहाँ पर सोलर पैनल अगर सेट कर दिया जाए हर एक वेयर हाउस में, मैक्सिमम 100% अभी नहीं हो, फिर भी अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेयर हाउसेस में सोलर एनर्जी सेटअप अगर किया जाए तब भी कार्बन एमिशंस कम होंगे। तो ये वाला सेटअप अभी भी नहीं है, इंडिया इसमें बहुत ही पीछे है। सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ डिकार्बनाइजिंग इंडियाज लॉजिस्टिक्स सेक्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट, इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन। ऑलराइट, न्यूज़, the Indian astronaut set for space travel in May. Indian astronaut Shubhanshu Shukla is set to travel to the International Space Station. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अबाउट द मिशन नेम, कि कोई एक मिशन है, एक्सियोम बोल के हम पढ़ेंगे अभी, तो वो एक्सियोम मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट। नेक्स्ट, व्हाट आर द एजेंसीज इन्वॉल्व, तो उस एजेंसी के कुछ फैक्ट्स भी आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, और मेंस में ये सब क्वेश्चंस, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बोला है कि अभी जो सीरीज चलेगा अप टू 8 जून तक या फिर 7 जून तक, जो
सीरीज़ हम चलाएंगे, हम ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स में करेंगे। प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस ओरिएंटेड चीज़ें हम 8 जून से या फिर उसके बाद से हम ज़रूर करेंगे, एकदम एक्सटेंसिव एनालिसिस बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। बट अभी हम स्टिक रहेंगे प्रीलिम्स में। पर ऐसा नहीं कि मैं मेंस के बारे में नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली आई विल कवर ऑल्सो एंड आई विल टेल यू अबाउट कि फ्रॉम वेयर विच टॉपिक्स मेंस में आएंगे। तो मैं इसको स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ ना, तो आप लोगों को जो ये पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़िए कि इस न्यूज़ से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऑलरेडी हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस ऑल्सो, कि आप लोग इसको यहाँ से सप्लीमेंट कीजिए। सो देखिए, तो ये क्या है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इंडियन एयरफोर्स, एक्सियोम 4 मिशन, अ प्राइवेट कमर्शियल मिशन टू द ISS। तो ये है कैप्टन शुभांशु शुक्ला ऑफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये जाने वाले हैं इन दिस एक्सियोम मिशन। कि कहाँ जाएंगे ये जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो ये वाला पिक्चर आप देख सकते हो, दैट इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो ये किसने सेटअप किया है, ये नासा ऑफ USA, रॉसकॉस्मोस ऑफ रशिया, ESA ऑफ यूरोप, जाक्सा ऑफ जापान एंड CSA ऑफ कनाडा। दे आर द की पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यहाँ से भी आपका प्रीलिम्स के लिए कंटेंट बनता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सेटअप करने में की पार्टीज कौन कौन से है। क्या इसरो इसमें शामिल है, क्या रॉसकॉस्मोस इसमें नहीं है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ से आप अच्छे से पढ़िए। सो दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इट इज़ अ हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अर्थ्स लोअर ऑर्बिट। तो अर्थ का जो लोअर ऑर्बिट है उसमें ये अर्थ का लोअर ऑर्बिट ये हैबिटेबल एक सैटेलाइट है, जहाँ पर ये इट कैन हैबिटेट इन दिस ऑर्बिट। तो ये याद रखिए, ये अप लोअर ऑर्बिट है या हायर अर्थ ऑर्बिट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि शुभांशु शुक्ला इज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस इन ओवर 40 ईयर्स। राकेश शर्मा के बाद अभी द फर्स्ट इंडियन सिंस राकेश शर्मा, ये अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। क्वेश्चन आए अबाउट एक्सियोम 4 मिशन और शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला जी वो किस मिशन के साथ एसोसिएट है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर राकेश शर्मा जी को लेके भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि राकेश शर्मा जी वो जो मिशन पे गए थे उस मिशन का नाम क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिशन दैट राकेश शर्मा वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू स्पेस। तो उस राकेश शर्मा जी के जो मिशन है उसका नाम है सोयूज। याद रखिए, सोयूज T11, all right, in the year 1984, सोयूज T11। इस मिशन में राकेश शर्मा जी स्पेस में गए थे एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस। ऑल राइट, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट चीता। सो क्या है न्यूज़, 2 male cheetahs from Kuno National Park will be translocated to Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary on April 2025। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में देखिए, मेंस में इसका डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पर कंजर्वेशन मेथड्स, तो रिसेंट कंजर्वेशन मेथड्स वाइल्ड लाइफ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस टाइप की अगर न्यूज़ आए, क्वेश्चन आए, तो आप ये सब एज एन एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मेन्स में यूज़ करोगे, नॉट एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। बट प्रीलिम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, अबाउट द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, कूनो नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इवन मध्य प्रदेश के जो और अलग अलग नेशनल पार्क हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चंबल नदी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो जब आप पढ़ोगे एक टॉपिक, आपको कंप्रीहेंसिवली पढ़ना है। So let's see about the Project Cheetah. Project Cheetah was launched in the year 2020 and it was implemented by National Tiger Conservation Authority. What was the objective? The objective था कि जो अफ्रीकन चीता है इंडिया में वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। The African cheetah will be introduced in India. Why? क्योंकि 1952 में चीता को इंडिया से एक्सटिंक्ट बोल के डिक्लेयर कर दिया गया। तो इंडिया में जो चीता को लाया गया, दैट वाज द री इंट्रोडक्शन। सो 2022 में 8 चीताज लाए गए फ्रॉम नामीबिया और उनको रिलीज किया गया कहाँ, इंडिया का मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में। ऑल राइट, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज ऑफ 2022। फिर 2023 में फिर से 12 चीता लाया गया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। फाइन,
तो कूनो नेशनल पार्क, तो अभी जो कूनो नेशनल पार्क से अभी गांधी सागर में कुछ कुछ चीता क्या होंगे, ट्रांसलोकेशन होंगे. सो लेट्स स्टडी फर्स्ट अबाउट द कूनो नेशनल पार्क. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर इट इज द मैप ऑफ मध्य प्रदेश. यहाँ पर आप देख सकते हो द कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट इट इज नाउ डिक्लेयर्ड एज अ कूनो नेशनल पार्क. 2018 को कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बोल के डिक्लेयर कर दिया गया. इसका नाम कूनो क्यों है? क्योंकि ये एक नदी के ऊपर नामकरण किया गया है, कूनो रिवर, कूनो नदी. और कूनो नदी क्या है? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर. ठीक है, तो फिर से ये प्रीलिम्स मटेरियल बनता है कि कूनो रिवर कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी है? चंबल रिवर. ठीक है, कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश की श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है एंड इट लाइज बिटवीन द विंध्यन हिल्स रीजन ऑफ द सेंट्रल इंडिया. तो विंध्यन हिल्स जो है तो ये यहाँ पर इस एरिया पर विंध्यन हिल्स है, तो इसी रीजन में कूनो नेशनल पार्क है. सो इट इज़ अ ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट. और क्या क्या मैमल्स वहाँ पर पाया जाता है? जैसे कि इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, स्ट्राइप्ड हाइना, जैकल, चीतल, नीलगाय. बर्ड्स कौन से यहाँ पर मिलते हैं? अराउंड 120 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स वहाँ आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग द वल्चर्स, ईगल्स एंड पैराकिट्स. ठीक है, ये हो गया कूनो नेशनल पार्क. और अभी कूनो नेशनल पार्क से 2 मेल चीता विल बी ट्रांसपोर्टेड टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो गांधी सागर कहाँ है? देखिए यहाँ पर, ज़्यादा दूर नहीं है, ये है गांधी सागर नेशनल पार्क जो कि चंबल नदी के किनारे में है. दिस इज द चंबल रिवर. सो लेट्स सी, इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड अलोंग द चंबल रिवर. इट इज ऑल्सो डेसिडियस विद गुड प्रे बेस. गुड प्रे बेस मतलब शिकार करने के लिए वहाँ चीता के लिए या फिर टाइगर्स के लिए बहुत अच्छा सा एक स्पेस माना जाता है, which has also a potential to become wildlife tourism hub. And it spans across मंडसौर और नीमुच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. याद रखिए, मंडसौर और नीमुच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसका चीता हैबिटेशन 64 स्क्वायर किलोमीटर है. हाँ, ये ऑब्वियसली आपको याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड. और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक्ट करेगा एज अ सेकेंड होम फॉर चीता. फर्स्ट होम कौन सा है? फर्स्ट होम है कूनो नेशनल पार्क. So let's next see the Leptobrachium areatum. ओके, स्पेलिंग ठीक ही है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट. शायद मैं ठीक प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो. अगर गलत प्रोनाउंस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग करेक्ट जरूर कर दीजिए. लेप्टोब्रेशियम आरिएटियम. ओके, सो ये टॉपिक बहुत दिनों से न्यूज़ में आ रहा है, आसाम ट्रिब्यून में भी है, हिंदू में भी है, एक्सप्रेस में भी है. तो क्या है कि गुवाहाटी के गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में एक नया फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर हुआ है वेरी रिसेंटली, जिसका नाम दिया गया लेप्टोब्रेशियम आरिएटियम. ठीक है, ये आरिएटियम, आर्य कहाँ से आया, यही बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है. देखिए, ये जो फ्रॉग स्पीशीज है, दिस इज द फ्रॉग स्पीशीज जो कि जिस गुवाहाटी में स्थित आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पर रखा गया है. द स्पीशीज हैज बीन नेम्ड इन द ऑनर ऑफ आर्य विद्यापीठ कॉलेज. ऑलराइट, क्यों ये आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पे ऊपर रखा गया है? क्योंकि ये जो भी रिसर्चर्स है, ये जो डिस्कवरी जिन्होंने किया है, दे आर द रिसर्चर्स, ईदर दे आर द फैकल्टी or they are the alumni of Arya Vidyapeeth College. Alright, the researchers are either faculty or alumni of the Arya Vidyapeeth College. उन्होंने मिलके ये स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम है लेप्टोब्रेशियम आरिएटियम रखा गया. ऑलराइट, फिजिकल अपीयरेंस देख लीजिए ये कैसा है. The frog is characterized by fiery orange and black eyes. Yes, the eyes are very beautiful. You can see here, orange and black fiery eyes with a unique reticulated throat pattern. तो ये इसका थ्रोट पैटर्न थोड़ा सा अलग है, यूनिक है. स्मूथ एंड रिदमिक कॉल एट डस्क, मतलब उस रिदमिक कॉल एट डस्क मतलब इट इज़ अबाउट द साउंड. ये उसके वोकल के बारे में बात किया जाए, उसका साउंड बहुत ही रिदमिक एट द डस्क होता है. साइंटिफिक फीचर क्या है? द डिस्कवरी ऑफ द स्पीशीज वॉज बेस्ड ऑन डिटेल साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ इट्स अपीयरेंस,
डीएनए एंड वोकल पैटर्न। तो इसके ऊपर ये देखा गया है कि पहले इस स्पीशीज को नहीं देखा गया, मतलब ये साइंस को पता नहीं था ऐसा भी स्पीशीज ये एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए इसको एक नया फ्रॉग स्पीशीज बोला गया है जिसका नाम है लेप्टोब्रेशियम आर्यटेम। ऑलराइट, यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट कि गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट के ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट की इज इट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और नॉट? ऑलराइट, वेयर इट इज लोकेटेड, तो आप यहां से ये पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज एंजियोप्लास्टी। देखिए ये एक मेडिकल टर्म है, इट इज अ मेडिकल टर्म रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या है? ये हृदय विशेषज्ञ। न्यूज है, डोएन ऑफ एंजियोप्लास्टी मैथ्यू सैमुअल क्लरिकल नो मोर। क्या हमें ये इनका नाम याद रखना है? रख सकते हैं, बिकॉज पर्सनैलिटी आ सकते हैं, पर हाँ मैथ्यू सैमुअल क्लरिकल में भी न्यूज़ में नहीं आएंगे, मतलब एग्जाम में नहीं भी पूछे जा सकते, पर पूछे भी जा सकते हैं, बिकॉज ही वॉज अ पद्मश्री ऑल्सो। डोएन का मतलब होता है कि कोई एक इंसान जो कि एक फील्ड में बहुत ही एक्सपर्टीज है, तो एंजियोप्लास्टी या फिर कार्डियोलॉजी में ये डोएन है, इज़ अ वेरी एक्सपर्ट, ही वॉज अ वेरी एक्सपर्ट, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस लाए हैं उस फील्ड में, ठीक है, तो उनको डोएन बोला जाता है। हुई इज़ नो मोर। तो हमें यहाँ पर क्या जानना है? हमें ज़्यादा मैथ्यू सैमुअल क्लरिकल के बारे में उतना ज़्यादा तो नहीं जानना है, पर हाँ उनको पद्मश्री मिला है, ये सब हम चीज़ें जानेंगे। पर प्रीलिम्स के लिए जो मेंशन है कि आपको पूछा जा सकता है एंजियोप्लास्टी जो ये टर्म है इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है, स्टेंटिंग क्या है, बलूनिंग क्या है, ये मेडिकल टर्म है, ये आ सकता है एज पर जनरल साइंस। क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस वी आर डूइंग अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हार्ट डिजीज़ जो है, हार्ट ब्लॉकेज जो है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हार्ट ब्लॉकेज, ठीक है, तो वही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल क्लरिकल। सो ये है इनका एक फोटो। सो उनको इंडिया में फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहा जाता है, फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अबाउट कि एंजियोप्लास्टी है क्या। देखिए एंजियोप्लास्टी का पूरा नाम जो है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपको ये इतना लंबा चौड़ा नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ एंजियोप्लास्टी अगर आप याद रखते हो यही काफ़ी है। देखिए यहाँ पर ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले आप यहाँ से पिक्चर से समझिए। तो क्या है, ये जो है ना, ये हमारा आर्टरी है, हार्ट का आर्टरी। ऑलराइट, इट इज़ द कोरोनरी आर्टरी। सो ड्यू टू प्लाक बिल्ट अप, ये जो कोलेस्ट्रॉल है येलो येलो आप देख पा रहे हो, इट इज़ द कोलेस्ट्रॉल। तो जिसके वजह से ये कोलेस्ट्रॉल प्लाक है, तो उसके वजह से जो आर्टरीज है हमारा श्रिंक हो गया है, तो यहाँ से ब्लड पास बहुत ही कम होता है। सो दिस इज नोन एज योर हार्ट ब्लॉकेज। कि अगर ये वाला और भी ज़्यादा प्लग बिल्टअप हो जाए या फिर इसका मेम्ब्रेन अगर ब्लास्ट हो जाए, तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा और यहाँ से ब्लड पास नहीं हो पाएगा, विच विल रिजल्ट इनटू हार्ट अटैक। ऑलराइट, जिसका सिम्टम है, मतलब अगर ऐसे हार्ट ब्लॉकेज है तो उसका सिम्टम होगा एंजाइना। एंजाइना क्या है? वो है चेस्ट पेन विच विल ट्रांसफॉर्म इनटू योर हैंड, ठीक है। तो और भी आपको स्वेटिंग होगा, सडन स्वेटिंग होगा, तो दीज आर द सिम्टम ऑफ हार्ट ब्लॉकेज, जिसको एकदम तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है उसको कहा जाता है एंजियोप्लास्टी। तो इसी आर्टरी से एक कैथेटर, मतलब एक वायर जैसा एक चीज़ इंसर्ट किया जाता है, जिसके ऊपर एक बलून लगा रहता है, जिसके ऊपर एक बलून लगा रहता है। और आज के डेट में बलून के ऊपर और एक नेट जैसा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में नेट जैसा कुछ है, ऐसा 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 कुछ है, देख पा रहे हो शायद। तो इसको ना कहा जाता है स्टेंट। तो ऐसा ही सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ये एक नेट होता है, तो जिसको प्लेस किया जाएगा आर्टरी के अंदर। तो ऐसे इस कैथेटर के ऊपर बलून के ऊपर स्टेंट को रखकर इसको इंसर्ट करके बलून को फुलाया जाता है। जब बलून को इन्फ्लेट किया जाता है, ये स्टेंट जो है वो एक्सपांड हो जाता है और वो कोलैप्स नहीं करेगा, खोलने के बाद वो फिर से बंद नहीं होगा। तो जब ये स्टेंट ऐसे प्लेस होता है, तब ये आर्टरी को फिर से क्या करता है? एक्सपांड कर देता है और यहाँ से ब्लड फिर से फ्रीली मूव कर सकता है, विच विल हेल्प द पेशेंट फॉर रिकवरिंग। ऑलराइट, तो इसी प्रोसीजर को कहा जाता है एंजियोप्लास्टी। और ये जो एंजियोप्लास्टी है, इट इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी। अगर हार्ट ब्लॉकेज होता है तो ओपन हार्ट सर्जरी इट इज़ द वेरी कॉमन दैट यूज टू बी परफॉर्म, बट
अभी आज के डेट में क्या हुआ, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजियोप्लास्टी ओपन हार्ट सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो योगदान जिन्होंने दिया है वही है डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कैलरिकल। तो ही वॉज एन MBBS फ्रॉम कोट्टायम मेडिकल कॉलेज केरला। ही परफॉर्म्ड इंडियाज फर्स्ट एंजियोप्लास्टी इन 1986। तो ये इसीलिए इंडिया में इनको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। ही सेट अप एंड ट्रेन डॉक्टर्स अक्रॉस इन एंड सेवरल एशिया पैसिफिक नेशंस, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, UAE, ओमान, इन जैसे कंट्रीज में डॉक्टर को इन्होंने ट्रेन किया है हाउ टू परफॉर्म एंजियोप्लास्टी, और उनको 2000 साल में पद्मश्री से विभूषित किया गया था। सो दैट्स ऑल अबाउट योर एंजियोप्लास्टी। अभी हम देखते हैं अबाउट पॉक्सो। तो ये तो एक्ट है, आपको पता है इट्स ए वेरी पॉपुलर एक्ट। ये क्यों डिस्कस करें, बिकॉज पेपर में एक न्यूज़ आया है कि माइनर के साथ एक बहुत ही हीनियस क्राइम किया गया था, उसके कोर्ट ट्रायल रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो तभी मुझे ये पॉक्सो एक्ट मुझे मिला, तो मैं सोचा कि चलिए थोड़ा सा हम पॉक्सो एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ऑलराइट, तो पर्पस क्या है कि 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स से जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफी अगर होता है, वो अगर परफॉर्म होता है तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई किया जाए, उसके ऊपर ये एक्ट है, जिसके की प्रोविजंस है चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म ऑफ रिपोर्टिंग, कि किसी बच्चे के साथ अगर ये होता है तो चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है, नॉट लाइक नॉर्मल going to a police station, rather you can have a phone call over the child line number. Next, recording the evidence, investigation और speedy trial, सब बहुत ही तुरंत ये करने का प्रावधान देता है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। नहीं तो हमें क्या पता है, जुडिशियरी द ट्रायल होने के बहुत टाइम लगता है, पर पॉक्सो के अंदर अगर केस रजिस्टर होगा तो वो फास्ट ट्रैक होना है। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट फॉर द एक्यूज्ड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो यहाँ पर सेक्शन 29 ऑफ द पॉक्सो एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब पॉक्सो के अंदर अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस में उसको बुक किया गया है तो उसको पहले गिल्टी माना जाएगा, बाद में एक्यूज को प्रूव करना होगा कि वो गिल्टी नहीं है। सो वही है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट फॉर द एक्यूज्ड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। नेक्स्ट इज मिजोरम रॉक आर्ट। So what is the news कि recent discovery of ancient rock art in 4 districts of Mizoram by ASI। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो रॉक आर्ट के बारे में पढ़ना है, किस डिस्ट्रिक्ट में मिला है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स स्पेसिफिक होता है, मेंस में आप बहुत ही कम आएगा ये, फिर भी मैंने लिख के दिया है कि मेंस में आएगा तो कैसा, बट मेंस ये ट्रिवियल है, ये वाला मेंस में ट्रिवियल होगा, बट प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर्स कि दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द रॉक आर्ट दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो ये मिजोरम में कहाँ डिस्कवर हुआ है, इन द साइतवाल डिस्ट्रिक्ट, चम्फाई डिस्ट्रिक्ट, खजवाल डिस्ट्रिक्ट और शेरशिप डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, सो दीज आर द लोकेशन ऑफ द रॉक साइट। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। तो जैसे कि साइताल डिस्ट्रिक्ट में ये एक मैती विलेज है जहाँ पर एक रॉड क्लिफ है, जहाँ पर लार्ज सेंट्रल ह्यूमन फिगर, मतलब इंसानी फिगर को वहाँ पर मोटिव किया गया है। और इसको मोटिव बोला जाता है, राइट, कि अगर रॉक में कुछ ऐसा बनाया गया है खुरेद के, उसको मोटिव कहा जाता है। जैसे कि चम्फाई डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर भी ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स, वेपन्स या फिर ज्योमेट्रिक शेप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स यहाँ पर है। ओके, टाइप ऑफ मोटिव्स फाउंड जो ही है कि जैसे कि ह्यूमन फिगर्स, एनिमल जैसे कि मिथुन, वेपन्स जैसे कि स्पीयर्स या फिर दाउस, ज्योमेट्रिक शेप्स जैसे कि मैंने अभी दिखाया है, कुछ सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स लाइक गोंग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर देखने को मिला है इन मिजोरम। तो यहाँ पर भी एक फोटो है, आप यहाँ से देख सकते हो, बट इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, स्पेशली द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द मिजोरम। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी दिस MCQs। यहाँ पर 3 MCQs हैं। ऑलराइट, एनवायरनमेंट के ऊपर है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ राइट विच इज़ रॉन्ग। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आंसर करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिए।
ऑलराइट, उसके साथ-साथ आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट कि अगर आपको और भी कुछ जानना है, अगर आपको सीएसईपी आईएएस अकेडमी या फिर मुझे आपको कुछ मैसेज देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टडी मटेरियल्स, इफ यू थिंक ऑफ रीडिंग द स्टडी मटेरियल्स ऑफ सीएसईपी आईएएस अकेडमी, तो देयर आर 17 बुक्स, 10 फॉर प्रीलिम्स एंड 7 फॉर मेंस। तो अगर आपको अपना कॉपी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप अपना कॉपी बुक कीजिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।